तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जुनमोही होती है वो अपने साथियों के साथ में आ रही होती है और तभी उसका एक साथी जो होता है वो बोलता है कि मुझे जुनमोही के ऊपर पक्का यकीन है, देखना जुनमोही जो है वो पक्का टॉप 3 के अंदर आएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक का ध्यान जो होता है वो गाओ पैंग के ऊपर चला जाता है और गाओ पैंग को देखने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, शायद वो तो गाओ पैंग है ना। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, ये तो गाओ पैंग ही है, लगता है कि ये भी एयरपोर्ट पर आया है। जो सुनकर एक और लड़की बोलती है कि लेकिन आखिर गाओ पैंग एयरपोर्ट पर क्या कर रहा है, क्योंकि उसने तो पहले ही जो वर्ल्ड यूथ मास्टर ट्रेनर चैंपियनशिप थी उसके अंदर से विड्रॉ कर दिया था। जो सुनने के बाद में एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद इसे रिग्रेट हो रहा हो और ये यहाँ पर मैच देखने के लिए आया हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ग्रैंडपा ने कहा था कि कैपिटल के अंदर कोई पर्सन जो है वो मुझे पिक करने के लिए आ जाएगा। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जुनमोई का एक साथी जो होता है वो बोलता है कि सच में ये काफ़ी दुख की बात है कि गाओ पैंग इस का चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर उसने पार्टिसिपेट किया होता तो 3 पर्सन इस चैंपियनशिप के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी से होते। जो सुनते के साथ ही जो उसका दूसरा साथी होता है वो उससे बोलता है कि अगर गाओ पैंग की बात की जाए तो गाओ पैंग का टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर इसने पार्टिसिपेट किया होता तो मुझे यकीन था कि ये भी एक अच्छी रैंकिंग जो है वो प्राप्त करता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ी गाड़ी जो होती है वो वहाँ पर आकर रुक जाती है, जिसे देखकर एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि 1 मिनट रुको, ये तो टेंडोंग फैंग ट्रक है ना, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन यहाँ पर आ रहा है जिसे लेने के लिए ये टेंडोंग फैंग ट्रक आया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी उस डोंग फैंग ट्रक की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा एक बार देखो तो ये लोग जो है वो कितना ज़्यादा शो अप करते हैं, ये इतना बड़ा ट्रक यहाँ पर किसी को लेने के लिए आए हैं। क्या सच में इन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ पर इस तरह से शो अप करेगी तो जो सामने वाले पर्सन है वो इनके पैसे को देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे। और इतना बोलते ही जो गाओ पैंग होता है उसका ध्यान जो होता है वो उस पर्सन के ऊपर जाता है जो कि उस ट्रक को लेकर वहाँ पर आया था। और उसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने बोला है उसके ऊपर मुझे रिग्रेट होने वाला है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर गाओ पैंग, मैं आपको पिक करने के लिए आया हूँ तो आप कार के अंदर चलिए। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि 1 मिनट रुको, पहले मुझे मेरे जो मास्टर है उन्हें भी यहाँ से शिफ्ट करना होगा क्योंकि वे भी मेरे साथ में आए हैं। जो सुनकर वो बंदा गाओ पैंग से बोलता है कि यंग मास्टर गाओ पैंग, आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही किसी दूसरे पर्सन को वहाँ पर भेज दिया है जो कि आपके मास्टरों को पिक कर आपकी लोकेशन पर पहुँचा देगा। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जुनमोई के साथी वहाँ पर खड़े होते हैं वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। और पहला लड़का बोलता है कि क्या ये गाओ पैंग को पिक करने के लिए यहाँ पर आए थे। जो सुनकर दूसरा लड़का जो होता है वो भी बोलता है कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो गाओ पैंग है उसका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा रिच है। जो सुनकर तीसरा लड़का बोलता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सुना था कि गाओ पैंग के पेरेंट्स की काफ़ी टाइम पहले ही डेथ हो चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि गाओ पैंग एक पैलेस पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में वो किसी पर्सन को ग्रैंडपा झाओ बोलकर ग्रीट करता है। और अब गाओ पैंग को देखकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि जरा देखो तो तुम कितने ज़्यादा यंग और उसी के साथ में तुम कितने ज़्यादा योग्य हो। अगर तुम्हारी उम्र की बात की जाए तो कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वालों की एज भी तुम्हारे ही जितनी है। और इस ओल्ड मैन के इतना बोलते हैं हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो झाओ टियान है, जो कि जो मास्टर ट्रेनर लेगेसी के 12th एल्डर है उनमें से एक है। और इसी के साथ में ये 9 माउंटेन ग्रुप का भी चेयरमैन है। और अब जो झाओ टियान होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि अगर तुम्हारे यहाँ पर रेफरी का जो मैटर है उसके ऊपर बात की जाए तो तुम्हारे ग्रैंडपा और मैं इस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं, लेकिन जो ओल्ड पिंग जियान है वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहा। उसको लगता है कि तुम्हारे जैसा एक यंग पर्सन जो है वो रेफरी जो है वो नहीं बन सकता क्योंकि रेफरी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है और उसी के साथ में शांत भी रहना आना चाहिए। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो झाओ टियान से बोलता है कि पैंग जियांग, क्या आप पैंग जियांग उसी पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि 12th एल्डर में से एक है। जो सुनकर जो झाओ टियान होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे सच बताओ तो मैं यहाँ पर जो टेस्ट है उसे नहीं करवाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा ने बोला कि टेस्ट में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, इसीलिए मैंने भी तुम्हारे टेस्ट के लिए एग्री जो है वो बोल दिया था। लेकिन इसके बाद भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें, तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँगा। और अब झाओ टियान के इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो एक क्रीपी सी स्माइल देने लगता है और स्माइल देते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो झाओ टियान होता है वो गाओ पैंग को लेकर जो ट्रेनिंग रूम होता है वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कि एक लड़की ट्रेनिंग कर रही होती है। और जो झाओ टियान होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लो हम यहाँ पर पहुँच गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वहाँ पर वो लड़की ट्रेनिंग कर रही थी वो उठकर आने लगती है। आते हुए जो झाओ टियान होता है उससे बोलती है कि ग्रैंडपा, आप किसे अपने साथ में लेकर आए हो।
और उस लड़की की इतना बोलते के साथ ही झाओ टियान जो होता है वो उस लड़की का इंट्रोडक्शन देते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि गाओ पेंग ये मेरी ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम की झाओ मिंग है और मैं तुम्हें बता दूं कि इस साल ये 3rd ईयर में पहुंच चुकी है। और इतना बोलकर अब झाओ टियान जो होता है वो गाओ पेंग को अपनी ग्रैंड डॉटर से इंट्रोड्यूस कराते हुए उससे बोलता है कि तुम इसे लिटिल ब्रदर गाओ पेंग जो है वो कह सकती हो, ये तुम्हारे ग्रैंड पाजी जो है उसके ग्रैंड सन है। जो सुनते के साथ ही जो जाओ मिंग होती है वह हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ग्रैंड पाजी क्या आप जो साउथर्न स्काई ग्रुप के ग्रैंड पाजी है उनकी बात कर रहे हो। जो सुनकर झाओ टियान जो होता है वो झाओ मिंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी अपने लिटिल ब्रदर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये तुमसे 2 साल पीछे है। लेकिन उसके बाद भी क्या तुम जानती हो कि इसका कैपिटल के अंदर आने का क्या रीज़न है? जो वर्ल्ड यूथ ट्रेनर चैंपियनशिप होने वाली है उसके अंदर ये एज ए रेफरी जो है वो काम करने वाला है। और अपने ग्रैंडपा की इस बात को सुनते के साथ ही जो झाओ मिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या रेफरी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा यंग है। जो सुनते के साथ ही झाओ टियान जो होता है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से बोलता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा यंग है, यही तो कारण है कि वे ओल्ड बास्टर्ड जो है वो पहले इसे टेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए पहले हम लोगों को जो टेस्टिंग रूम है उसके अंदर जाना होगा। गाओ पैंग, अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास में टोटल 6 मोस्टर है और इतनी यंग एज में होने के बाद भी तुम्हारे टोटल 3 मोस्टर जो है वो कमांडर टीयर पर पहुंच चुके हैं, जो कि सच में अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में 2 भी कमांडर टीयर के मोस्टर है तो उसके बाद भी तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा झाओ टियान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार के टेस्ट को देने की ज़रूरत है। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी को ऑर्डर देता है। जो सुनकर अब जो डमी होता है वो भी गाओ पैंग के पीछे आ जाता है और जो गाओ पैंग होता है वो झाओ टियान से बोलता है कि ग्रैंडपा झाओ टियान, मैं चाहूँगा कि आप मेरे डमी के ऊपर ध्यान दें। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो भी अपने कपड़ों को उतारते हुए अपने ऑरा को रिलीज करता है और हमें पता लगता है कि इस टाइम पर जो डमी है वो 41 लेवल पर पहुंच चुका है, जिसका इस टाइम पर वो लॉर्ड टीयर का मोस्टर जो है वो बन चुका है और उसका जो ग्रेड है वो भी एपिक हो चुका है। और अब इस चीज़ को देखते के बाद साथ ही तो जो झाओ टियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, जो तुम्हारा गोल्ड टाइप मोस्टर है वो तो पहले से ही लॉर्ड टीयर पर पहुंच चुका है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि हाँ बस मैं थोड़ा सा लकी था और जो ग्रैंडपा था उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। जो सुनते के साथ ही झाओ मिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्टर की बात की जाए तो वो भी कमांडर टीयर की केवल लेट स्टेज पर है, जबकि मैं इतने लंबे टाइम से ट्रेनिंग करती हुई आ रही हूँ। लेकिन जरा एक बार गाओ पैंग को तो देखो, जो कि मेरा जूनियर है, उसके पास में ऑलरेडी लॉर्ड टीयर का मोस्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो झाओ टियान होता है वो हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि तुम भी अपने ग्रैंडपा की ही तरह एक छुपे रुस्तम निकले। मैं तो सच बता रहा हूँ, उन ओल्ड बास्टर्डों के फेस देखने में मज़ा आएगा जब वे तुम्हारे मोस्टरों को देखेंगे। और अब झाओ टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वर्ल्ड यूथ मोस्टर ट्रेनर चैंपियनशिप की जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ग्राउंड के अंदर काफ़ी सारी भीड़ जमा हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि एक टीवी रिपोर्टर जो होती है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि आप सभी लोगों का स्वागत है, मेरा नाम हान यून है और मैं साउथर्न वेस्ट से हूँ। और मैं सभी लोगों को बता दूं कि जो वर्ल्ड यूथ मोस्टर ट्रेनर चैंपियनशिप है वो 1 घंटे बाद शुरू होने वाली है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि दूसरी रिपोर्टर जो होती है वो रिपोर्ट करते हुए बताती है कि जैसा कि आप सभी लोग जो है वो देख सकते हो, अभी जो चैंपियनशिप है उसे स्टार्ट होने में आधे घंटे का टाइम रह गया है और जो पार्टिसिपेटर है उन्होंने भी आना शुरू कर दिया है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो एक और रिपोर्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि ये फर्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ मोस्टर ट्रेनर चैंपियनशिप जो है वो होने वाली है। आज से पहले कभी भी हमारे वर्ल्ड के अंदर इस तरह की चैंपियनशिप जो है वो नहीं हुई, लेकिन ये पहली बार है जिस टाइम पर सभी यंग जनरेशन के जो टैलेंटेड लोग हैं वो अपने मोस्टरों के साथ में यहाँ पर फाइट करेंगे। और मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग भी जो है वो इस चैंपियनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको टूर्नामेंट के जो रूल है उन्हें थोड़ा सा समझा देना चाहती हूँ कि टोटल 64 लोग जो है वो इस चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अगले राउंड के अंदर टोटल 32 लोग जो है वो जाएंगे, जिसके बाद में वे 32 के वे लोग आपस में फ़ाइट करेंगे और उस फाइट करने के बाद में 16 लोग अगले राउंड के अंदर जाएंगे और फिर 8 लोग अगले राउंड के अंदर जाएंगे और उसके बाद में 4 लोग, फिर 2 लोग और सबसे आखिरी में जो पर्सन जीतेगा वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्टर ट्रेनर कहलाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर बैठे हुए एक बंदे को देखते हैं, जो कि बोलता है कि टूर्नामेंट जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो क्या तुम लोग जो है वो नर्वस हो? और इतना बोलकर अब वो लड़का जो होता है वो पार्टिसिपेट करने वाले दूसरे बंदों की तरफ देखता है, जो कि आराम से बैठे हुए अपने मोबाइल में मंड रहे होते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये लोग मुझे इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मेरे फादर ने पैसे देकर मुझे ये जगह जो है वो दिलवाई है।
लेकिन जैसे ही इन लोगों का सामना मुझसे होगा तो मैं इन्हें दिखा दूंगा कि मैं अपने टैलेंट के कारण इस जगह पर आया हूँ। मैंने अपने तीनों के तीनों महीने जो है वो बस ट्रेनिंग के अंदर लगा दिए। मैं यहाँ ली इस चीज़ को दिखा दूंगा कि मैं किसी भी से भी कम नहीं हूँ और मैंने जो गाँव पैंग है उसे रिप्लेसमेंट नहीं किया। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये पर्सन जो है वो गाँव पैंग की रिप्लेसमेंट पर यहाँ पर आया है। और अब जो रिपोर्टर होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों को बताती है कि ठीक है, अब जो फाइट है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। अगर पहली फाइट की बात की जाए तो वो हानली और जो ल्यूकस है उन दोनों के बीच में होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हानली होता है वो अरीना के अंदर आने लगता है। अरीना के अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इतने सारे लोग जो है वो मुझे ही देख रहे हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ल्यूकस होता है वो भी अरीना के अंदर आने लगता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो ल्यूकस को ही वहाँ पर चीयर कर रहे होते हैं, जो देखकर हानिली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस बास्टर्ड को नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रिपोर्टर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, चूंकि दोनों पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन जो है वो आ चुके हैं तो अब हम लोग जो है वो अपने रेफरी का स्वागत करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रेफरी होने वाला है वो सबसे यंगेस्ट रेफरी होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हान ली होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ सकता है। और हान ली के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गाओ पैंग होता है, जिससे कि रेफरी के कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा शूट कर रहे होते हैं। और अब गाँव बैंक को देखते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या गाँव बैंक जो है वो रेफरी बन चुका है, जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि लेकिन ये रेफरी की पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा यंग है, तो फिर इसे रेफरी कैसे बना सकते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंगान सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हान ली का जो फादर होता है वो गाँव पैंग को देखते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो वही बच्चा है जिससे कि मैंने टूर्नामेंट से विड्रॉ करने के लिए बोला था और इसने पैसों को भी लेने से मना कर दिया था। अगर मुझे सही से याद है तो इस बच्चे का तो बैकग्राउंड बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था, लेकिन आखिर ये रेफरी कैसे बन सकता है, क्योंकि रेफरी बनने के लिए पावरफुल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। और चूंकि ये हानली की फाइट के बीच में आ चुका है तो पक्का ये हानली के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अब इतना बोलकर हानली का जो फादर होता है वो कॉल लगाने लगता है और कॉल लगाते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से जो डायरेक्टर चैन है उससे बात करनी पड़ेगी ताकि वो गाँव पैंग को वहाँ से हटा सके, नहीं तो मुझे पक्का यकीन है कि वो हानली को जीतने नहीं देगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो हानली का फादर होता है वो डायरेक्टर चैन से बोलता है कि डायरेक्टर चैन, मुझे आपकी एक मदद चाहिए, क्या आप गाँव पैंग से कांटेक्ट करने में मेरी मदद कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही डायरेक्टर चैन जो होता है वो हानली के फादर से बोलता है कि जो मिस्टर गाँव पैंग है इस टाइम पर वो अपने रेफरी के काम के अंदर बिजी है, क्योंकि वे टूर्नामेंट के अंदर है, तो तुम्हारी बात जो है वो नहीं कराई जा सकती। जब वे फ्री हो जाएगी तो मैं उनसे पूछकर तुम्हारी बात करा दूंगा, तो मैं अब कॉल काट रहा हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जो है वो मुझे जानते ही हो, मैं गाँव पैंग हूँ जो कि अभी 18 साल का हुआ हूँ और मैं इस टूर्नामेंट के अंदर एज ए रेफरी काम करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग और भी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये अभी केवल 18 ही साल का है, क्योंकि अगर हमें किसी मोस्टर के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमारी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसके अपने मोस्टरों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो फिर आखिर ये यहाँ पर रेफरी जो है वो कैसे बन सकता है। पक्का इसने यहाँ पर पैसे देकर ही इस पोजीशन को पाया होगा, इसे इस पोजीशन से हटाना चाहिए, इसे इस पोजीशन से हटाना चाहिए। और वे सभी लोग इस तरह से बोल कर चिल्ला ही रहे होते हैं। तभी जो गाँव पैंग होता है वो डमी को वहाँ पर बुला लेता है, जो सुनते के साथ ही डमी भी गाँव पैंग के पीछे आ जाता है। और अब गाँव पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि चलो इन सभी को शो दिखाने का टाइम आ चुका है, याद रखना कि अपनी पावर की एक लिमिट रखना, यहाँ पर बेफालतू के किसी को इंजर्ड मत कर देना। और अब इतना सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी अपने ओरा को रिलीज कर देता है। और डमी के ओरा को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो लॉर्ड टीयर का मोस्टर है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो दोबारा से उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या अभी भी यहाँ पर किसी को मेरी क्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन करना है। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठे हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ये तो केवल 18 साल का है, लेकिन इसका मोस्टर लॉर्ड टीयर पर पहुँच गया, क्या इसने किसी प्रकार की चीटिंग की है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि अब समझ में आया कि इसने चैंपियनशिप के अंदर से विड्रॉ क्यों कर दिया, क्योंकि अगर इसने चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया होता तो किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसके सामने भी खड़ा रह पाता और ये आसानी से पूरी चैंपियनशिप को जीत जाता। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले दोनों बंदों से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ रूल जो है वो दोबारा से बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर तुम मोस्टरों के ऊपर किसी भी प्रकार की जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोई भी यहाँ पर मोस्टर ट्रेनर के ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर सकता। अगर तुमने मोस्टर ट्रेनर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ पर डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा।
और अगर मैच के ख़त्म करने की बात की जाए तो अगर कोई पर्सन जो है वो यहाँ पर अपनी हार मान लेता है तो दूसरा पर्सन जीत जाएगा, या फिर जो सामने वाला पर्सन है अगर उसका मोस्टर फाइट नहीं कर पाता है तो उसके बाद भी दूसरा पर्सन जीत जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों जो है वो रूल को अच्छे से याद रखोगे और रूल को तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे। तो चलो अब जो मैच है उसे स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते ही गाओ पेंग उन्हें फाइट करने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि दोनों मोस्टर जो होते हैं वो भी एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और जो गाओ पेंग होता है वो इस चीज़ को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि सच में इस तरह से फाइट को देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। काश यहाँ पर बैट लगाने का भी कोई ऑप्शन होता तो मैं बैट को लगा पाता। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही हम जो हानेली का मोस्टर होता है उसे देख पाते हैं, जो कि 27 लेवल का मोस्टर होता है। और उसका जो ग्रेड होता है वो भी एक्सलेंट होता है। और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो गूल और बॉन होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लूकस होता है उसका मोस्टर जो होता है वो 26 लेवल का होता है। और उसका ग्रेड एक्सलेंट होता है। और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो अर्थ और मड होता है। जिसे देखने के बाद में गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर दोनों ही मोस्टरों की बात की जाए तो दोनों में से यहाँ पर जो हाने ली है उसके मोस्टर का लेवल ज़्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लूकस के मोस्टर के पास में यहाँ पर एडवांटेज है। और गाओ पेंग की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हानेली का मोस्टर होता है वो ल्यूकस के मोस्टर की बॉडी के अंदर फंस जाता है। और हमें यहाँ पर जो ल्यूकस का मोस्टर होता है उसके बारे में बताया जाता है कि उसके पास में एक स्पेशल स्किल है, जब तक कि उसकी बॉडी को पूरी तरह से सेपरेट नहीं किया जाता तब तक कि उसकी बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं पड़ता। और गाओ पेंग के इतना सोचते के साथ ही हम हानेली को देखते हैं, जिसे कि इस चीज़ को देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ल्यूकस के पास में सिल्वर ब्लैक और गोरिल्ला है, तो फिर आखिर ये मोस्टर जो है वो उसके पास में कहाँ से आ गया। और अब इतना सोचते के साथ ही जो हानेली होता है वो चिल्लाते हुए अपने मोस्टर से बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं कि आखिर तुम एक जगह पर क्यों खड़े हुए हो, तुम उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे। और अब हानेली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका मोस्टर होता है वो ल्यूकस के मोस्टर से छुटने की कोशिश करने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि उस तरफ देखो, ऐसा लगता है कि जो हानेली का मोस्टर है वो ल्यूकस के मोस्टर से नहीं छूट पा रहा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ल्यूकस का मोस्टर जो होता है वो हानेली के मोस्टर की बॉडी के ऊपर दोबारा से चिपक जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाओ पेंग होता है वो डमी से बोलता है कि डमी, अगर हम लोग जो है वो इस तरह के मोस्टर के साथ में फाइट कर रहे होते तो तुम क्या करते। जो सुनकर डमी उसे बोलता है कि मास्टर में इसे छोटे छोटे पीसों में बांट देता। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ तो कंफर्म है कि जो हाने ली है वो इस फाइट को हारने वाला है। और गाओ पेंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो हाने ली होता है उसके मोस्टर की जो कंडीशन होती है वो काफ़ी बुरी होती है और वो मिडिल लेवल का इंजर्ड हो चुका होता है। और अब जो गाओ पेंग होता है वो हाने ली के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम अपनी हार मानना चाहोगे। तुम्हारी परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन तुम्हारा नसीब थोड़ा बेकार था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर हार मानकर जो अपने मोस्टर है उसकी हालत को बचा लोगे। जो सुनकर हानेली जो होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि मैं हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे जलस फील कर रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कंप्लीट करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए तुम मेरे खिलाफ इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपने रेफरी का काम कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज से बचा सकूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो फिर जाने दो। लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस जो है वो ज़रूर देना चाहूँगा। मैंने से अच्छा है कि हम लोग जो है वो डरपोक बनकर पीछे हट जाए। मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने मोस्टर की लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो केवल सामने वाले अपोनेंट को हराने के लिए, लेकिन इस जीत का भी क्या फ़ायदा जिसमें कि तुम अपने मोस्टर को ही खो दो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपनी हार मान लेते हो तो कम से कम तुम अपने मोस्टर को वापस पा पाओगे। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो तुम्हारा मोस्टर है वो जिंदा नहीं बचेगा। और गाओ पेंग के इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि हानेली के मोस्टर की जो इंजरी होती है वो बहुत ही हैवी लेवल की हो चुकी होती है, लेकिन जो हानेली होता है उसे अभी भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो चिल्लाते हुए अपने मोस्टर से बोलता है कि स्केलेटन राइनो क्या कर रहे हो, जल्दी से खड़े हो जाओ। और इसकी बात को सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये हार नहीं मानने वाला। और अब गाओ पेंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो वो स्केलेटन राइनो होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है। और वो हानेली की तरफ देखकर उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जो हानेली होता है वो अपने मोस्टर की कंडीशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो, तुम उसे मारकर इस फाइट को जीत सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि हानेली का जो मोस्टर होता है वो फाइट लड़ने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं होता और वो बहुत ही उदास भरी आंखों से जो हानेली होता है उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन हानेली उसकी कंडीशन के ऊपर ध्यान ना देते हुए चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि हिचकिचाना बंद करो और उसके ऊपर अटैक करो। जो देखकर गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मोस्टर जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल मौजूद है। लेकिन सच में ये बहुत ही दुख की बात है कि इसके पास में ऐसा बेकार मास्टर मौजूद है।
और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो हान ली का मॉन्स्टर होता है वो अपनी फुल स्पीड के साथ में जाकर एक अटैक को कर देता है। और इस अटैक को देखते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि हान ली का जो मॉन्स्टर था उसने लूकस के मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो किया होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग भी अपने मन में सोचता है कि यह अटैक सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि जो प्रोटेक्शन शील्ड थी उसे भी इसने तोड़ दिया। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम हान ली के मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बिल्कुल अपनी मौत की कगार पर पहुंच चुका होता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि इसकी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। आखिरी अटैक में इसने अपनी पूरी पावर लगा दी। और अब इस चीज़ को सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है, जो हान ली का मॉन्स्टर था वो 3 सेकंड तक ग्राउंड पर पड़ा रहा है, इसीलिए इस फाइट का विनर जो है वो लूकस है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हान ली का जो मॉन्स्टर होता है वो खड़ा होते हुए जो हान ली होता है उसे आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन जो हान ली होता है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम पूरी तरह से यूजलेस हो, तुम मरो या जियो, मुझे इस चीज़ से कोई परवाह नहीं, मैं अपने लिए कोई पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो ढूंढ लूँगा। और अब उसके इतना बोलते ही गाओ पैंग जो होता है वो आकर लूकस को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है, जो सुनकर लूकस जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि शुक्रिया, लेकिन उस मॉन्स्टर के बारे में क्या सच में यहाँ पर कोई भी ऐसा नियम नहीं है, आखिर वो अपने मॉन्स्टर को इस तरह से इग्नोर कर ऐसी हालत में कैसे जा सकता है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें उस मॉन्स्टर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम संभाल लेंगे। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो उस रायहोन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे मॉन्स्टर हो, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पर्सन तुम्हें डिज़र्व नहीं करता था। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी न्यूज़ होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है, जहाँ पर कि बताया जाता है कि गाओ पैंग जिसने कि हाउस या रीजन के अंदर 11th रैंक को प्राप्त किया था उसने टूर्नामेंट के अंदर से विड्रॉ कर दिया, जबकि उसकी उम्र केवल 18 साल की है और वो एक रेफरी बन चुका है। और उसी के साथ में उसके पास में लॉर्ड टीयर का भी मॉन्स्टर है। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों के बाद में जो रिपोर्टर होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि सभी लोगों से बोलती है कि उम्मीद है कि सभी मैच जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। अब जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होने वाला है। और अगर बात की जाए पहली पर्सन की तो वो हुआ रीजन से येगू होने वाला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें येगू के मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि 32 लेवल का होता है और उसका ग्रेड जो होता है वो परफेक्ट होता है और उसका एट्रीब्यूट डार्क होता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरा बंदा भी आ जाता है जिसका नाम की ब्रांडी होता है, जो कि यिंग लॉन्ग रीजन से होता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका जो मॉन्स्टर है वो एक ट्री है जो कि एपिक ग्रेड का है और उसका जो लेवल है वो भी 30 है और उसका एट्रीब्यूट वुड है। और अब उन दोनों को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, हुआ जिया रीजन और जो यिंगली रीजन है उन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि येगो ही इस फाइट को जीतेगा। जो सुनकर तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो ब्रांडी है वही इस फाइट को जीतेगा। मत बोलो कि यिंगली रीजन के अंदर उसने फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम मैच जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो दोनों मॉन्स्टरों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इस टाइगर की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी कमज़ोर मॉन्स्टर नहीं है, और अगर इसके लेवल की बात की जाए तो वुड लेवल ट्री से ये 2 लेवल ऊपर है और इसकी स्ट्रेंथ भी वुड लेवल ट्री से ज़्यादा है। और इसका जो एट्रीब्यूट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये अपने अटैकों से जो ट्री है उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा डैमेज दे पाएगा, क्योंकि अगर ट्री की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज अटैक को कर सकता है, जिसका इसके पास में फाइटिंग का एडवांटेज है। लेकिन उसके बाद भी जो प्लांट टाइप मॉन्स्टर होते हैं उनकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती। लेकिन वही अगर इस टाइगर की बात की जाए तो चूँकि इसके पास में डार्क एट्रीब्यूट है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर दोनों की ही पॉसिबिलिटी जो है वो जीतने की काफ़ी ज़्यादा है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टाइगर होता है वो सीधे जो ट्री होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि चलो टाइगर ने पहले अटैक को कर दिया। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो टाइगर होता है वो अपनी आंखों की कोई टेक्निक जो होती है उसे एक्टिवेट करता है, जो देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ये टाइगर जो है वो अपनी डार्क रीजन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। इस टेक्निक की मदद से जो टाइगर है वो अपने सामने वाले अपोनेंट की आंखों में देखकर उसके अंदर डर पैदा जो है वो कर सकता है, लेकिन चूंकि जो प्लांट टाइप मॉन्स्टर होते हैं उनकी कोई आंखें ही नहीं होती है तो इसीलिए उसके ऊपर इस प्रकार की जो स्किल है वो कोई भी काम नहीं करने वाली। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ट्री होता है वो भी अपनी काफ़ी सारी प्लांट जो होती है उसे निकाल कर उनसे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन जो टाइगर होता है वो भी काफ़ी फुर्तीला होता है और वो उन्हीं सभी प्लांट अटैकों से बचते हुए अपने जबड़े से सीधे आकर जो ट्री होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि एक ही अटैक में वो ट्री का काफ़ी सारा हिस्सा जो होता है वो तोड़ देता है।
और इस चीज़ को देखने के बाद में जो येगो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, इस ट्री के जो अटैक है वो मेरे मॉन्स्टर के डिफेंस को नहीं तोड़ पाएंगे, जिसका मतलब यहाँ पर जो जीत है वो मेरी ही होने वाली है। और अब येगो की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से इस फाइट को जीतने वाला है। मैं मानता हूँ कि जो ट्री होते हैं उनके प्लांट के जो अटैक होते हैं उनके अंदर ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर जो है वो नहीं होती, लेकिन वो उनके प्लांट के अंदर एक रस मौजूद होता है जिसके अंदर की पॉइजन के इफेक्ट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो टाइगर होता है वो लाइटली इंजर्ड हो चुका होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो ट्री होता है वो दोबारा से अपने प्लांट का इस्तेमाल करते हुए जो टाइगर होता है उसे पकड़ लेता है। और जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जितनी देर तक ये प्लांट जो है वो टाइगर के संपर्क में रहेगी, टाइगर उतने ही लंबे टाइम तक कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए जो विनर है वो पहले ही डिसाइड हो चुका है, जो येगो है वो इस फाइट को नहीं जीत पाएगा। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो येगो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ टाइगर, तुम्हें फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस आ जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके टाइगर की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो ब्रैंडी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रैंडी मुबारक हो, तुम इस फाइट को जीत चुके हो। जो सुनते के साथ ही जो ब्रैंडी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उम्मीद है कि एक दिन मैं तुमसे फाइट कर पाऊँगा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए ब्रैंडी से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी गरिमा का ध्यान रखते हुए तुम्हें उस फाइट को हराऊंगा। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो ब्रैंडी होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी उस फाइट के अंदर अपना बेस्ट दूंगा। और ब्रैंडी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो येगो के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने टाइगर के साथ में वहाँ से जा रहा होता है। और उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सेटिस्फाई नहीं हुए, लेकिन ये फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। अगर तुम लगातार फाइट को करते रहते तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी, और मैं ऐसे रिस्क को नहीं लेना चाहता था। और उसके इतना बोलते ही जो गाओ पैंग होता है वो येगो को रुकने के लिए बोल देता है। जो सुनकर येगो जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मैं इस फाइट को हार चुका हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर चिढ़ाने के लिए आए हो तो इस बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि तुम्हारी बेफालतू की बातों के ऊपर ध्यान दो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो येगो से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि लोगों को चिढ़ाऊँ। अगर मुझे सही से याद है तो जो तुम्हारी मदर है वो ब्लड मॉन्स्टर हंटर एसोसिएशन की लीडर है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पास में मेरा एक मैसेज जो है वो लेकर जाओगी कि उनके पास लिए मेरे पास में एक बिजनेस प्रपोजल है। और इससे अलग मैं तुम्हें एक और चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे और ब्रैंडी के बीच में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस था? जो सुनकर येगो जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि उसके मुकाबले मेरे पास में एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है, और इसी के साथ में जो मेरा टाइगर था शायद वो भी थोड़ा केयरलेस हो गया था। हम लोगों को उसके ऊपर अटैक करने से पहले उसके मॉन्स्टर की थोड़ी एबिलिटी को चेक कर लेना चाहिए था। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लगता है कि तुमने यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ थी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अगर तुम्हारे मॉन्स्टर की बात की जाए तो ये केवल परफेक्ट ग्रेड का मॉन्स्टर है, और वहीं अगर ब्रैंडी के मॉन्स्टर की बात की जाए तो वो एपिक ग्रेड का मॉन्स्टर था। जो सुनते के साथ ही जो येगो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उसका मॉन्स्टर जो था वो एपिक ग्रेड का था। अब समझ में आया कि आखिर वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों था कि उसने यहाँ पर प्लांट टाइप मॉन्स्टर को फाइट के लिए भेज दिया। क्योंकि अगर प्लांट टाइप मॉन्स्टरों की बात की जाए तो प्लांट टाइप मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें केवल एक ही जगह पर रुककर फाइट करनी होती है। वे बस लॉन्ग रेंज अटैक जो है कर पाते हैं, जिसमें कि वे अच्छे होते हैं। इससे अलग अगर फायर टाइप मॉन्स्टर के साथ में फाइट हो तो उसके अंदर भी वे डिसएडवांटेज के अंदर रहते हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुमने जो तुम्हारा टाइगर है उसे एपिक ग्रेड के अंदर इवोल्व किया होता तो एपिक ग्रेड के अंदर जाने के कारण उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, जिस कारण वो इस ट्री को बहुत ही आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता। तुम्हारा मॉन्स्टर जो है वो इस टाइम पर अपनी पीक पर जो है वो पहुंच चुका है, तो अगर तुम इसे एपिक ग्रेड पर इवोल्व जो है वो कराना चाहते हो तो इस कंपटीशन के बाद में तुम मेरे पास में आ सकते हो। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और गाओ पैंग की बात को सुनने के बाद में जो येगो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे टाइगर को एपिक ग्रेड में इवोल्व कर सकता है, आखिर ये पर्सन है कौन? और अब येगो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रेफरी का जो वेटिंग रूम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग भी आराम से पानी पी रहा होता है। और अब हम वहाँ पर बैठे हुए एक और रेफरी को देखते हैं, जो कि न्यूज़ को देखते हुए बोलता है कि कल से बस तुम्हारे बारे में ही न्यूज़ चल रही है, लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उस रेफरी से बोलता है कि मुझे टीज करना बंद करो, बस मैं एक छोटा सा रेफरी ही हूँ। मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट के बाद में सभी लोग जो है वो मेरे बारे में भूल जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और रेफरी जो होता है वो बोलता है कि अब केवल 12 लोग ही जो है वो सेकंड राउंड के अंदर रह गए हैं, और अगर होशियारिज़न की बात की जाए तो उसकी टीम में से आधे से ज़्यादा बंदे जो है वो बाहर हो चुके हैं। और उस रेफरी की बात को सुनकर जो पहला रेफरी होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो जितना मैंने उम्मीद की थी ये तो उससे भी कम है, लेकिन इसे देखकर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ हूँ।
अगर साउथ ईस्ट एशियन और अमेरिकन रीजन की बात की जाए तो उनके अंदर डेवलप जो है वो क्लैमिटी से पहले ही आना शुरू हो गया था और उनका जो इन्वायरमेंट है वो भी मॉन्स्टर की ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, जिसका उन लोगों की फाइटिंग की एबिलिटी जो है वो हम लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जोश उनका दूसरा रेफरी जो होता है वो बोलता है कि मैंने इस बारे में सुना है क्योंकि मैं कांचाऊ से बिलोंग करता हूँ, जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर के जो लोग हैं वो लोगों को एक दूसरे से लड़ाकर पावरफुल बनाते हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उस रेफरी से बोलता है कि क्या आप इस बारे में थोड़ा बहुत और भी हमें बता सकते हो। जो सुनकर वो रेफरी उनको बताता है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसकी बहुत सारी कंट्रियाँ जो है वो एक साथ में कंबाइन होकर उन्होंने एक रीजन जो है वो बना दिया है जिसे कि एक गवर्नमेंट संभालती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने की क्लैमिटी के कारण अपना घर और परिवार को खो दिया। इसीलिए जितने भी अनाथ हुए बच्चे थे उन सभी के लिए जो गवर्नमेंट थी उसने एक ट्रेनिंग कैंप जो था वो बना दिया जहाँ पर कि उन सभी को ट्रेनिंग कराई जाती है और जब वे 18 साल के हो जाते हैं तो उन्हें एक मोस्टर दिया जाता है जिसके साथ में वे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके, जिसके बाद में वे सभी लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं और ये फाइट जो होती है वो तब तक चलती है जब तक कि सभी लोग जो होते हैं वो नहीं मर जाते और उनमें से केवल एक ही पर्सन जो है वो बचकर बाहर आता है जो कि उन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो सुनकर गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तरीका तो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। जो सुनकर दूसरा रेफरी भी बोलता है कि मैंने जब सब में जानता हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर चेंज आने के कारण काफ़ी सारी चीज़ें बदली है, लेकिन उसके बाद भी ये तरीका तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। जो सुनकर वो ओल्ड रेफरी उन्हें बताता है कि ये बात तो सच है, लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज़ जो है वो बता दूँ, जो पर्सन भी वहाँ से जिंदा बचकर आता है गवर्नमेंट उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है। उसे हर एक ट्रेनिंग के जो रिसोर्सेज होते हैं वो दिए जाते हैं और इसी के साथ में उसे अपर क्लास की जो सोसाइटी होती है उसके अंदर भी डाल दिया जाता है और उसे जिस प्रकार की भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे वे हर चीज़ें जो होती है वो दी जाती है, चाहे वो पैसा हो चाहे फिर औरत हो। तो इसीलिए एक तरह से तुम कह सकते हो कि उन लोगों के पास में यहाँ पर कोई भी दूसरी चॉइस नहीं होती, क्योंकि अगर वे लोग जो है वो इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनके पास में सर्वाइव करने का कोई भी चांस जो है वो नहीं होता। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या हमें भी अनाथ बच्चों के लिए ट्रेनिंग कैंप जो है वो बनाने चाहिए, लेकिन इस तरह की ब्रूटल चीज़ को करना बिल्कुल भी वहाँ पर सही जो है वो नहीं रहेगा और ना ही मैं इस चीज़ को करने दूंगा। लेकिन जो बच्चे वहाँ पर रहेंगे, अगर उनके मास्टरों की बात की जाए तो मैं उनके मास्टरों की जो ग्रेड है उसे आसानी से बढ़वा सकता हूँ, जैसे कि मैंने लीज उनके साथ में किया था। इस तरह से मुझे लगता है कि बहुत सारे अनाथ बच्चे जो है उनके यहाँ पर जिंदा रहने की चांस जो है वो बढ़ जाएगी और वे इस खतरनाक वर्ल्ड के इस अंदर सर्वाइव जो है वो कर पाएंगे। और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डाजी के ऊपर आ जाता है, जो कि पेड़ के नीचे पड़े हुए मजे में सो रहा होता है। और तभी जो डाजी होता है उसे गाँव पैंग की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए डाजी से बोलता है कि डाजी आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही डाजी भी अचानक से उठ जाता है और इधर उधर देखते हुए बोलता है कि गाँव पैंग आखिर तुम हो कहाँ पर, तुम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर तुम्हारी आवाज़ कैसे आ रही है। और डाजी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक कैमरा जो होता है वो डाजी के पास में आ जाता है और जो गाओ पैंग होता है वो डाजी से बोलता है कि लगता है कि तुम टेक्नोलॉजी की जो पावर है उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं शुरू से ही यहाँ पर तुम्हारे ऊपर नज़र जो है वो रख रहा था, मुझे लगा था कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और तुम ट्रेनिंग करना जो है वो शुरू कर दोगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरह से गलत था। लेकिन तुम तो यहाँ पर मज़े से पढ़कर अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें पनिश है वो किया जाएगा। तुम्हारी जो ट्रेनिंग है उसे 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। जो सुनते के साथ ही जो डाची होता है वो घबराते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग प्लीज़ एक बार मेरी बात को तो सुनो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो डाची के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं सारा टाइम जो है वो तुम्हें ही देख रहा था, मैं तुम्हारी एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रख रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम इस चीज़ को मुझे किस तरह से एक्सप्लेन करने वाले हो और अब तुम्हारे पास में यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो कि तुम मुझे बताओगे। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे डाजी के भी पसीने छूटने लगते हैं और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो गाँव पैंग को अब क्या बोले। और अब कोई भी तरीका ना सोचने पर जो डाजी होता है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेता है और क्यूट सा फेस बनाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और डाजी की ऐसी हरकत को देखकर जो गाँव पैंग होता है वो भी खतरनाक सी स्माइल देते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये ट्रिक जो है वो मेरे ऊपर काम करेगी। जो सुनकर जो डाजी होता है वो और भी ज़्यादा एक्टिंग करने लगता है और वो चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, तुम सबसे ज़्यादा हैंडसम हो, तुमसे हैंडसम पर्सन कोई भी नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए डाजी से बोलता है कि बेफालतू की बकवासी करना बंद करो, आज तुम्हें पूरे 10,000 सेट जो है वो लगाने हैं इस बकवास को करने के कारण, और याद रखना अगर एक भी सेट कम लगाया तो मैं तुम्हारे ऊपर ही नज़र रख रहा हूँ, मैं दोबारा से 10,000 सेट जो है वो तुमसे लगवाऊंगा। और अब गाँव पैंग की बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो रेफरी होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आज से पहले मैंने किसी भी मास्टर ट्रेनर को अपने मास्टरों को इस तरह से डांटते हुए नहीं देखा था।
और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।